So, hello everyone. As you know, FMG July 2025 result has been announced. So, today we are having one of the toppers, Dr. Vishnu Pandey. So, congratulations to you and your family, Dr. Vishnu. थैंक यू सर। So, कैसा लग रहा है एग्जाम क्लियर होने के बाद आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। आई हैव नो वर्ड टू से एक्सप्रेस माय हैप्पीनेस। Okay. So, can you please elaborate little bit regarding your journey कि आपने कब start किया था, ये आपका कौन सा attempt था and all? सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। मैंने अ, मैंने मैं पास आउट सन 2023 में हुआ था, तो मेरा सन फर्स्ट अटेम्प्ट सन 2023 में हुआ था। तो उस टाइम पे मेरा जो भी मोस्टली रहता था सब कोचिंग के शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही रहता था। तो कोचिंग शेड्यूल में ऐसा उस टाइम पे मैंने एक दिल्ली की कोचिंग ज्वाइन किया था। तो मेरा जो क्लासेस Okay. चलता था 9 से 9, शाम के मॉर्निंग के 9 बजे से 9 बजे तक के शाम के इवनिंग के शाम कोचिंग क्लासेस ही रहता था। तो उसमें मुझे हाँ, जो टिपिकल कोचिंग की बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पाता टाइमिंग था। हो। तो मेरा वहाँ पे थोड़ा सा ओके। ये रिवीजन वगैरह उतना अच्छे से नहीं हो पाया था। तो मेरा वो लैक हुआ था उस टाइम पे फर्स्ट अटेम्प्ट में। अच्छा, तो फिर उसके बाद फिर सेकंड अटेम्प्ट में क्या हुआ आपका? सेकेंड अटेम्प्ट में फिर मैंने अर्जुना बैच ज्वाइन किया था। तो सेकेंड अटेम्प्ट में अर्जुना बैच से मुझे बहुत हेल्प मिला था। बट मेरा प्रॉब्लम वही था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के जो भी कोचिंग के नोट्स थे मैं वो उसको छोड़ ही नहीं पा रहा था। वो मेरे दिमाग में चलता। तो मैं अच्छा। साथ में अर्जुना बैच के भी फॉलो करता था कुछ कुछ चीजें। वो कोचिंग का भी फॉलो करता था। तो वहां पे मुझे जब रिकॉल करना होता था तो मैं अच्छे से रिकॉल नहीं कर पाता था उस टाइम पे। ओके। तो उसमें भी नहीं हुआ उसमें भी आपका, कितना स्कोर था वो वैसे उस सेकंड टाइम पे अटेम्प्ट में मेरा आपका? 147 था। 147, मतलब बहुत क्लोज जी थे आप। बहुत क्लोज था उस टाइम। ओके। फिर आपका सेकंड अटेम्प्ट के बाद आप थर्ड अटेम्प्ट में आ जाते हैं। थर्ड अटेम्प्ट में क्या दिक्कत हुआ थर्ड आपका? अटेम्प्ट में मेरा एक अटेम्प्ट मिस हुआ। एक्चुअली कुछ फाइनेंशियल इशू था तो मैं। अच्छा, ये आपका थर्ड अटेम्प्ट था, एक आपका हाँ मिस एक हुआ आपने मेरा मिस बताया है हुआ। ना? ये विंटर वाला मेरा मिस हो गया ठीक। था। मैं उस टाइम पे फाइनेंशियल इशू की वजह से फॉर्म ओके। वगैरह फिल नहीं कर पाया था। और मुझे जॉब वगैरह ओ, करनी। कोई बात नहीं। जॉब वगैरह में लग गया था मैं। ओके। सो डॉक्टर विष्णु, एक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा कि यू हैव गिवन 3 अटेम्प्ट्स, जी राइट? सो पिछले इन 3 अटेम्प्ट्स में आपने इस एग्जाम को क्या जाना, इसके बारे में आपने कि ये क्या एग्जाम है, कैसा इसका एग्जाम का पैटर्न है, और क्या इसके बारे में आप बोलना चाहेंगे? सर ये एग्जाम पढ़ाई तो जरूरी है ऑब्वियसली सारे जो भी है। बट ये एग्जाम ज्यादा से ज्यादा आपको स्ट्रेस कैसे मैनेज करना होता है ये बहुत जरूरी रहता है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन के टाइम पे। मेरा भी जैसे ये टाइम में मेरा क्या ओके। हुआ था कि मेरा फर्स्ट पेपर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो सेकंड पेपर में मैं बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन में आ गया था। ऐसा हो रहा था। बट कैसे भी करके थोड़ा सा ओके। मैं अपने आप को शांत किया। फिर फोकस करना शुरू किया कि नहीं पहला एग्जाम हो गया तो ठीक है जैसा भी हो। पहला एग्जाम जैसा भी गया ठीक है। आपने हम्म। बताया था कि पहला एग्जाम कैसा भी जाए उसका टेंशन नहीं लेना है। सेकंड एग्जाम पे फोकस करना है। अभी भी हमारे हाथ में 150 क्वेश्चन है। तो मैंने वो बात याद करके फिर थोड़ा सा काम होके ट्राई किया। तो मुझे लग रहा था कि हाँ फर्स्ट पेपर जैसा भी गया हो बट सेकंड पेपर मेरा ठीक गया। तो जो पहले आपके 2 एग्जाम्स में जो आपको फेलियर को फेस करना पड़ा, सो उस समय आपको कैसे आप अपने आप को मोटिवेट करते थे, क्योंकि आपने बताया फाइनेंशियल क्राइसिस थे और आप मतलब उस बीच में भी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो कैसे आप अपने आप को फोकस रख पाते थे ऐसे सिचुएशन में? सर उसमें कुछ आपके सेशंस होते थे। जैसे हर वीक में एक दो बार आपका ऑडियो कॉल का सेशन रहते रहता था टेलीग्राम पे। वो सबसे ज़्यादा बूस्ट करता था। जब कभी भी लो फील होता था तो लगता था कि हाँ कुछ अभी उस टाइम पे फिर मैं आपको कॉल करता था जैसे बहुत ज़्यादा लो फील करता था। तो आप गाइड करते थे। बाकी आपके वीकडेज में भी वीकेंड में आपके ऑडियो सेशन रहते थे वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता था मेरे लिए। ओके। सो डॉक्टर विष्णु, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि एग्जाम का जो ट्रेंड है, पैटर्न है, वो हर बार थोड़ा बहुत उसमें मतलब चेंजेस आ रहा है। सो अब जो एग्जाम गोइंग एक्सपीरियंस है फॉर दिसंबर एग्जाम, चाहे वो फ्रेशर हो, रिपीटर्स हो, सो उनके लिए आपका एक क्या टेक होम मैसेजेस
आप देना चाहेंगे उनके लिए, क्या मैसेज आप देना सर चाहेंगे? टेक होम मैसेज यही रहेगा कि अभी पहला जैसा पैटर्न नहीं रहा, अभी मोर क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन बनाते हैं सब क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन होने लगे। वन लाइनर ओके। बेस्ड क्वेश्चन अभी बहुत कम रहते हैं। तो अभी ज्यादा ठीक है। से ज्यादा फोकस करना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आपको क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन हो पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पहले जितने भी मेन नोट्स है आप पहले अच्छे से पढ़ो। रिवीजन पे मोर फोकस करो रेदर देन कि आप इस कोचिंग का नोट्स अच्छा है, उस कोचिंग का नोट्स अच्छा है। तो हमें वेरियस प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना है, हमें एक प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट करना है। उसी नोट्स को हमें जितनी बार हो पाए हमें उतनी बार पढ़ना है। अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिल रही है तो हमें उसी नोट्स पे मेंशन करना है, उसी को बार बार रिवाइज करना है, तो ही हो पाता है। और हमें एक्टिव रिकॉल करना बहुत जरूरी होता है। एक्टिव रिकॉल जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट का आप वो नोट से पढ़ रहे हो, फिर उसी सब्जेक्ट के आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो, कहीं भी आप फंस रहे हो तो तुरंत आपको अपने नोट्स में आके देखना है और वहां पे मार्क करना है कि हाँ यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हुआ है। वो एक दो बार ऐसे ऐसे करके वो फिर आपको लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। ओके। इस बार का पेपर में जैसे डॉक्टर विष्णु बच्चे बता रहे थे कि काफी लेंदीनेस था कुछ क्वेश्चंस में, कुछ सब्जेक्ट्स में, और कुछ थोड़े से जो इनडायरेक्ट पैटर्न पूछा गया था क्वेश्चन भी। सो उसके लिए मतलब उनको कुछ ज्यादा बहुत कुछ करने की जरूरत है, या क्या उसके लिए क्या उनका होना चाहिए स्ट्रेटेजी उसके लिए भैया, ऐसे उसके लिए क्वेश्चंस सर के लिए? मुझे इतना ही रहेगा कि आपको ना की पॉइंट्स, जैसे जो लेंदी क्वेश्चन है ऑब्वियसली हमारे पास वहां पे बहुत कम टाइम रहता है, हमें क्वेश्चन को पढ़ना भी है, समझना भी है, आंसर भी करना है। हमें हम्म। की पॉइंट्स ढूंढना जो बहुत जरूरी रहता है। वो अगर की पॉइंट्स कुछ मिल रहा है तो ऐसे में आप ओके। ट्राई करो कि जल्दी थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ पाओ। अगर हो पाए की पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश करो, या लास्ट जो इन पार्ट होता है क्वेश्चन का वो जरूर फोकस से देखो। बिकॉज ट्विस्टिंग वही होता है, लास्ट पार्ट में ही होता है कि वो हम्म। क्या पूछ रहा है, कहीं एक्सेप्ट तो नहीं है, कहीं नॉट तो नहीं है, कहीं वहां वहां पे हमें ज्यादा फोकस करना होता है। और बाकी लेंदी क्वेश्चन के लिए आपको की पॉइंट्स बहुत हेल्प करते हैं। और वो लेंदी क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा ऐसा रहता है, चांसेस रहते हैं कि वो की पॉइंट्स डालते ही डालते हैं। जितने लेंदी क्वेश्चन रहते हैं सर उसमें हमें और ज्यादा हेल्प होती है क्वेश्चन को समझने में। वो ज्यादा इजी रहता है कि आपको वन लाइनर या छोटे क्वेश्चन से सॉल्व करने में। एक बात मैं और बोलना चाहूंगा यहाँ पर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे मिले थे एग्जाम के बाद जिन्होंने जो सेक्शन A B C D ऐसा रहता है, पार्ट 1 में ABC, देन फिर पार्ट 2 में ABC जी ऐसा, तो हर एक सेक्शन में स्टार्टिंग के 40 क्वेश्चंस वो अच्छे से कर लेते थे, लास्ट का 10 क्वेश्चंस 7 क्वेश्चंस उनका बचता था तो 2 मिनट्स 1.5 मिनट्स उनके हाथ में रहता था, तो वो बिना पढ़े क्वेश्चन को तुक्का मारने लग जाते थे। तो गाइस ऐसे आप 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में तुक्का मारोगे तो टोटल 50 से 60 क्वेश्चन आप तुक्का मार के आओगे, जिसमें से हो सकता है कि आपको 20-30 क्वेश्चंस आते होंगे, हम्म इजी होंगे, जो आप राइट कर सकते थे। वैसे बच्चे फिर 5 नंबर से 10 नंबर से 15 नंबर से एग्जाम में रह जाते हम्म हैं। सो बेटर है कि क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करना जरूरी नहीं है, उसको एक एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है। आपको एक स्पीड और एक रिदम मेंटेन करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, चाहे वो वन लाइनर हो, चाहे वो डिफिकल्ट हो, चाहे वो 10 लाइनर हो। आपको सेम स्पीड से ही आपको गो थ्रू करना है। आराम से बैठना नहीं है कि भाई मैं आराम से एक एक वर्ड पढ़ूंगा। यहाँ पे रीडिंग का कंपटीशन, यहाँ पे रीडिंग आपको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन के साथ नहीं करना है, फटाफट आपको पढ़ना है, जितना जल्दी पढ़ सको और की पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना है, मतलब अपने ब्रेन में ही कि यार ये दिया हम्म। है। और लास्ट में आपको उसी के बिहाफ पर डायग्नोसिस को जो पूछेगा उसको टिक करना, राइट एग्जैक्टली डॉक्टर जी विष्णु? जी 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 सर, एग्जैक्टली। अच्छा, तो एक चीज और मैं आपको ये पूछूंगा कि जैसे अभी जिन बच्चों का नहीं हो पाया है ना, हम्म तो बहुत से बच्चे एकदम से मतलब मोटिवेशन उनका उनका लॉस हो जाता है, एकदम से कहीं खो से जाते हैं, गुमसुम हो जाते हैं, 1-2 महीने पढ़ाई नहीं करते। फिर उसके बाद जब एग्जाम का समय पास आता है, 2 महीना 3 महीना बचता है, तब उनको ख्याल आता है कि अरे यार नहीं, दूसरा एग्जाम आ गया, इसके लिए पढ़ना है। तो एग्जाम का रिजल्ट देखा आपने, आपका एग्जाम नहीं हुआ,
इस फेज में आप क्या करते थे और इनको क्या करना जी चाहिए ऐसे जी सिचुएशन में भैया, अगर एग्जाम नहीं निकलता जी तो? भैया, मैंने फेलियर देखा है तो मैं फील कर सकता हूँ अभी जिनका नहीं हो पाया है वो कैसे अभी इस टाइम पे हो रहे होंगे, उनका क्या फील हो रहा होगा उनको। तो उनके उनके लिए बस एक ही हम्म। मैसेज है, प्लीज अपने आप को थोड़ा संभालो, आपके पीछे आपके पेरेंट्स हैं, उनका सपोर्ट है। एक दो दिन आप रेस्ट करो। आपको इतना ज्यादा रेस्ट नहीं लेना है कि आप एक दो महीने के लिए रेस्ट ले लोगे, फिर उसमें क्या होता है, जो आपने बहुत अच्छे से चीजें पढ़ी है ना हम्म। वो भी चीजें भूलने लगी। आपको स्टार्टिंग करना, आपका सब कुछ पढ़ा हुआ है, आपके सब कुछ हाथ में है। आपको धीरे धीरे से अपने आप को संभाल के अच्छे से फोकस करके पढ़ना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए अपनी पढ़ाई। आप पहले टारगेट करो कि हमारा क्या क्या वीक पॉइंट है, उसको पहले एक नोट्स बना के रख लो, हमारा ये वीक पॉइंट है, वो चीज पहले आप उसको स्ट्रॉन्ग करो। और अगर आप कोई भी कोचिंग या कुछ भी ले रहे हो तो वो प्लीज आप उन्हीं को फॉलो करो ऐसा। और मोस्टली जब आप पढ़ रहे हो तो 100% फोकस के साथ में पढ़ो। आप पढ़ रहे हो साथ में फोन चला रहे हो, कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप फोन चला रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, ऐसा नहीं हो पाता। आप फोकस के साथ में पढ़ेंगे तो जिसका 147 148 वाले हैं वो 100% श्योरिटी है कि वो निकल जाएंगे ये जो कमिंग एग्जाम है उसमें। और उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्राई करना चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व करें। और ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्राई करना चाहिए, टाइम वेस्ट उनको नहीं करना चाहिए कि ये नोट्स वो नोट्स। उनका जो भी नोट्स है अगर वो 147 तक पहुंचे हैं इसका मतलब है उनका सब कुछ करेक्ट है, कहीं ना कहीं उनसे फॉल्ट हुआ है एग्जाम के टाइम पे, या वो स्ट्रेस ना मैनेज कर पाए हों, या वो रिकॉल नहीं हो पाया हो प्रॉपर, थोड़ा बहुत फॉल्ट हुआ रहेगा, उसी को उनको दूर करना चाहिए। और अच्छे से अभी से लगना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर उनको रेस्ट लेना है, 5 से 6 दिन, एक वीक का रेस्ट ले ले, लग जाना चाहिए, अभी बहुत सही टाइम है ये लगने का। और मेरा ऐसा मानना है कि अभी से लगेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे, बिकॉज उनका सब कुछ पढ़ा हुआ है, उनको रिवाइज करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो हो जाए। बहुत सही बात कहा आपने। सो मैं बस यही इसको समराइज करना चाहूंगा कि डॉक्टर विष्णु ने आज क्या क्या की पॉइंट्स बोला। नंबर वन, रिजल्ट आपका आने के बाद आप 3 से 4 दिन 5 दिन लो, एनालिसिस करो, एनालाइज करो अपने मिस्टेक्स को और लग जाओ। टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होने वाला। नंबर टू पॉइंट, जो रिसोर्स आपने पढ़ा है, आपका स्कोर उसी को पढ़ के आया है। खास करके जिनका 140 के रेंज में रह रहा है नंबर, उनको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। अपने नोट्स को, अपने रिसोर्सेस को एक प्रॉपर रिदम और एक कंसिस्टेंसी के साथ करना है। बस क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल को और एनहांस करना है। नंबर 3 पॉइंट डॉक्टर विष्णु ने कहा कि बिल्कुल अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखें, ऐसे लोगों से दूर रखें। जब भी डिमोटिवेशन या ऐसा लगे कि सब कुछ ऐसा लग रहा है नेगेटिव सा, उस समय पर आपको अपने ड्रीम के बारे में सोचना है और मेहनत करते जाना है। चौथा नंबर चीज, अपने टारगेट्स, टास्क, जो भी जिस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए हैं, कहीं से भी जुड़े हुए हैं, उसको ट्रस्ट करें, उसको ठीक टाइम पर फॉलो करें। आपके टारगेट्स कंप्लीट होंगे, ऑटोमेटिक रिजल्ट आएगा, आप सब पक्का से पास करेंगे। ठीक है। आपके सामने डॉक्टर विष्णु है, वो भी कल आपके साथ आपके फेज में एफएमजी एग्जाम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। आज वो आपके सामने आपको गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे का कारण उनका हार्डवर्क था, ग्रेट डिटर्मिनेशन था। आज यही हार्डवर्क आपको भी दिखाना है, थोड़ा सा एफर्ट्स डालना है, मिस्टेक्स को अपना पहचानना है, एंड डेफिनेटली इन डिसम्बर एग्जाम यू विल बी ऑल्सो पासिंग एंड यू विल बी ऑल्सो गाइडिंग यूर जूनियर्स फॉर देयर एग्जाम फॉर श्योर। बिल्कुल भी निराश ना हो, बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि सब खत्म हो गया। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क और पेशेंस के बलबूते 7th 8th 10th 15 अटेम्प्ट में भी एग्जाम निकाला है। हमको इतने अटेम्प्ट नहीं लगेंगे, लेकिन उस पेशेंस को देख करके हमको मोटिवेशन लेना है कि यस, एक बार का एग्जाम का और हिम्मत रखें और पूरा 100% लगा करके दिसंबर वाले एग्जाम को हमको क्रैक करना है। जी सो जी सर। डॉक्टर विष्णु, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग यूर क्रूशियल टाइम एंड गाइडेंस, थैंक है यू ना? सो मच। वन मोर थिंग्स आई वुड लाइक टू मेंशन, बिकॉज हमने अर्जुना बैच मैंने लिया था
ओके। और मुझे पता है अर्जुना बैच और आप एज अ मेंटर, एज अ बड़े भैया क्या कर रहे हैं हम लोगों के लिए। आप ये प्लेटफॉर्म हमें इतना, मुझे इतना हेल्प किया है कि मुझे सफिशिएंट टाइम दिया है सेल्फ स्टडी के लिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिवीजन के लिए आपको क्या पढ़ना है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या पढ़ना है वो सर रिवीजन नोट्स अलग से देते हैं। मेन नोट्स आपको क्या पढ़ना है वो अलग से हमें मिला था। रिवीजन नोट्स आपको क्या पढ़ना है वो अलग से हमें मिला था। हमें एग्ज़ाम के टाइम पे क्या पढ़ना है वो गाइडेंस अलग से मिला था हमें। हमें ड्यूरिंग एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्या पढ़ना है, पूरा 19 सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज करना है, उसका पीडीएफ हमें अलग से मिला था। हमें 1 घंटा पहले एग्ज़ाम के क्या पढ़ना है वो हमें अलग से ग्रुप में मिला था। तो इतना सपोर्ट आपको किसी भी कोचिंग में कहीं भी नहीं मिलेगा जितना सपोर्ट हमें सर आपने किया है। जितना सपोर्ट आप करते हैं अपने अर्जुना बैच के लिए, जितना आप मेहनत करते हैं अर्जुना बैच के लिए, ये कहीं नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट्स। Thank you so much, Dr. Vishnu, for your kind words and appreciation. Because these are the things for which our like a teacher is like always grateful. Because the feedback from the students, their success, these things are the biggest achievement for any teacher. So very happy for your थैंक यू सर। great success. And yes, once again थैंक यू सो मच। heartiest congratulations. आज का दिन आपके लिए बहुत बड़ा है, जी आपके फैमिली के लिए बहुत बड़ा है। तो अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करो और बहुत आगे बढ़ो लाइफ में, और बहुत कुछ आपको अचीव करना है। विद दैट होप एंडिंग दिस सेशन हियर ओनली। थैंक यू सो मच once again for joining and sharing your thoughts regarding the batch, regarding the preparation. थैंक Thank you यू so सो much, मच Dr. सर। Vistu.